हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 1 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राक ऐतिहासिक काल में। प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और पढ़ा भी गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राक ऐतिहासिक। तीसरा प्रश्न है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि किस काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और उसे पढ़ा भी गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पांचवा प्रश्न है कि पाषाण काल में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किए जाते थे। तो पाषाण काल में पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा प्रश्न है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। सातवां प्रश्न है कि अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ। तो अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार का कार्यक्रम। तो ये शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस काल में मनुष्य अस्थायी आवास बनाकर रहने लगा। तो नवपाषाण काल में मनुष्य अस्थायी आवास बना करके रहने लगा था। दोस्तों, जिस प्रश्नों के जवाब आप जानते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर उनके उत्तर दें। 9वां प्रश्न है कि पहली खेती 700 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच किस फसल की हुई थी। तो देखिए, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच सबसे पहली खेती 700 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें जो है गेहूं और जौ फसलों की सबसे पहले खेती। प्रश्न है कि तांबे की खोज किस काल में हुई। तो देखिए, तांबे की जो खोज है ये ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरें अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी या मोहर कह लें, तो इसमें जो है मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। मोहर प्लस मुद्राओं में सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल में किया गया था। 15वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 16वां प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, स्थल दिया हुआ है और नदी दिया हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी पर स्थित है और कालीबंगा जो है ये घग्घर नदी पर स्थित है। 17वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगार कहाँ पाया गया है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में
वृहत स्नानगार जो है ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है कि किस स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, ये हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 21वां है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंध में। और सिंध वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। आद्य शिव देवता का चित्रांकन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25वां प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहला पुराना शहर है हड़प्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किए हैं दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27 है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो देखिए हड़प्पा कालीन समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन क्षेत्रों में विभक्त था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28 है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो माप और तौल से सिंधु घाटी के लोग परिचित थे, इस बात की पुष्टि किस स्थल से हुई है। तो इसकी पुष्टि लोथल से हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे ये निवासी शहरी निवासी थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बने हुए थे ये घर ईंट से बनाए जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यानी सबसे पहले हड़प्पावासी जो है किस वस्तु को खोजा था। तो हड़प्पावासी जो है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे पहले कपास की खोज हड़प्पावासी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33 है कि मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम है मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 34 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। प्रश्न संख्या 35 है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो देखिए सैंधव स्थलों के जो खुदाई हुआ तो इसमें सबसे अधिक मोहर पर किस पशु का चित्रांकन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैल का। सबसे अधिक चित्रांकन बैल का हुआ है।
प्रश्न संख्या 36 है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो ये कहाँ से पता चला है? तो इसका सही जवाब होगा धोलावीरा। धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर सामान्यतः लाल रंगों का उपयोग अधिक हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 39 है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए कि शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41 है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यही कथन जो है सबसे ज्यादा चित्रण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो कपास का सबसे पहले उत्पादन तो सिंधु के क्षेत्रों में हुआ है। तो इसको यूनान या ग्रीक के लोग किस नाम से जानते थे? तो यूनान और ग्रीक के लोग इन्हें सिंडन कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 44 है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें जो है व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरण, इन सभी जानवरों का इसमें चित्रांकन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दालें। दालों का उत्पादन हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा नहीं किया जाता था, जबकि जौ, चावल, गेहूं इन सब का उत्पादन किया जाता था। प्रश्न संख्या 46 है कि हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो हड़प्पा कालीन लोग नगर में अपने घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47 है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वेदिक काल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48 है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और ऋग्वेदिक का काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49 है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, जबकि गेहूं, चावल और जौ का ज्ञान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 50 है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 51 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में वेद है और उनके स्रोत हैं। तो सबसे पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का चर्चा है। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 53 है कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय
पशुपालन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 54 है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 55 है आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 56 है आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे? तो आर्य जो भारत में आए थे संभवतः मध्य एशिया से आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 57 है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था जो है प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58 है कि वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? यानी वैदिक युग में यव का क्या मतलब होता था? तो यव का मतलब होता था जौ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 है कि प्राचीनतम पुराण है? तो देखिए प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 60 है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे? अर्थात ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से किस देवता को माना जाता था? तो प्रधान देवता जो था ये इंद्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 61 है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्थात व्रीहि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो व्रीहि शब्द जो है ये चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 62 है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 63 है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 64 है कि ऋग्वेद में अधन्य अर्थात जो वध करने योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्न में से किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाद मुनि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 67 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 68 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 69 है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 70 है कि वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71 है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी किसे मानी जाती थी? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72 है कि भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण अतिरंजी खेरा से मिला है जो कि राजस्थान में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73 है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 75 है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। प्रश्न संख्या 76 है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो देखिए आर्यों का प्रिय पशु गाय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 77 है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख
हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है सिंधु नदी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 78 है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 79 है कि आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा वासियों की सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 80 है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 81 है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार पाणिनि हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 82 है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 83 है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 85 है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 86 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कोल्य वंश से संबंधित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 87 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध घर का त्याग किए थे तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न संख्या 88। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाते हैं। तो सबसे पहला है कि महात्मा बुद्ध का जन्म। तो महात्मा बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक था वो कमल था। दूसरा है प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और महाबोधि वृक्ष जो है वो बोधि वृक्ष को कहा गया। और महात्मा बुद्ध का जो त्याग है उसको घोड़ा से दिखाया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 89 कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित स्थानों का उल्लेख नीचे दिया गया है। तो स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं स्तंभ 1 है जन्म। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोधगया में। और बुद्ध अपना पहला प्रवचन दिए थे सारनाथ में। और बुद्ध का निधन हो गया था कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 90 है कि आलार कालाम कौन थे? तो आलार कालाम जो थे बुद्ध के एक गुरु थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे आलार कालाम। प्रश्न संख्या 91 है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92 है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं ये आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 93 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया क्यों? क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वहाँ पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 94, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व का शांति स्तूप जो है ये राजगीर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 95 है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग,
दार्शनिक और वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता। तो देखिए बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसमें सबसे पहला 1 नंबर का बौद्ध धर्म की सादगी, दलीलों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये चारों चीज़ जो है ये बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 96 है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है यह औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न संख्या 97 है कि त्रिपिटक क्या है। देखिए त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 98 है कि बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो विक्रमशिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 99 है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए जो है सो उपयुक्त में से किसी को भी नामित नहीं किया था। आनंद को भी नहीं किया था, महाकश्यप और उपाली किसी को नहीं नामित किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 100 है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में मल्ल राज्य में बिताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लोग टेस्ट सीरीज 2 को देखेंगे। धन्यवाद।